नमस्कार, मैं सतीश कुमार मिश्रा कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पर आप एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम सब उपस्थित हैं एक बार फिर से मास्टरी और सेंटेंसेस सीरीज को लेकर, जो कि एक ट्रांसलेशन के माध्यम से ग्रामर और सेंटेंसेस पर किस तरीके से हमारी मास्टरी हो, उसके ट्रांसलेशन में हम किस तरीके से महारत हासिल करें, दक्षता हासिल करें, इसको ध्यान में रख कर के ये मास्टरी ऑन सेंटेंसेस शुरू की गई है। जैसा कि मैंने शुरुआत में भी बताया था, मास्टरी ऑन सेंटेंसेस सीरीज का जो पहला पार्ट है एकाक्षर क्रिया, इसमें 10 वीडियो होंगे। 10 वीडियो की समाप्ति पर आप केवल इज, आम, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, इन 8 वर्ब के इस्तेमाल से कोई भी छोटा 10 से 15 या 20 सेंटेंसेस का आप कंपोजिशन लिखने की क्षमता आपकी डेवलप हो जाएगी इसके माध्यम से। तो ये केवल 8 वर्ब का इस्तेमाल करके और कंपोजिशन लिखना कोई सामान्य बात नहीं है, लेकिन अगर सही तरीके से फॉर्मुलेटेड वे में इसको अगर समझा जाए तो ये बहुत ही आसान है। और मैंने एकाक्षर क्रिया का सारा डिटेल, क्या है एकाक्षर और क्या है बहुअक्षर, इसके लिए आपको मास्टरी ऑन सेंटेंसेस सीरीज का लेसन 1 देखना पड़ेगा। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज का जो लेसन है एक 10 वीडियो के सीरीज में ये 6ठा लेसन है और एक महत्वपूर्ण पड़ाव को हासिल करने वाला है। क्योंकि इस 6ठे लेसन में मैंने बताया था होना बोधक वाक्य क्या है और अधिकारी वाक्य क्या है। इसकी भी चर्चा मैंने लेसन 1 में और लेसन 2 में दोनों में की हुई है। तो लेसन 1 में मैंने बताया था होना बोधक वाक्य 6 प्रकार के होते हैं और ये उसका अंतिम है जो आप अभी यहाँ देख रहे हैं, इन्फिनिटिव कर्ता वाला होना बोधक वाक्य। तो होना बोधक वाक्य 6 प्रकार के होते हैं। पहला है सीधा साधा होना बोधक, दूसरा है बहुअक्षरी होना बोधक, तीसरा है इट वाला होना बोधक, फिर चौथा है देयर वाला होना बोधक, 5वां था नेको वाला होना बोधक और इसके बाद जो अंतिम है वो है इन्फिनिटिव कर्ता वाला होना बोधक वाक्य। आज हम इसमें जानेंगे इन्फिनिटिव कर्ता का मतलब होता क्या है, और ये ऐसा चैप्टर है जिसमें मुझे लेसन 1 की थोड़ी सी चर्चा तो करनी ही पड़ेगी। तो चलिए देरी न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो मास्टरी ऑन सेंटेंसेस का। जिस दिन लेसन 10 पूरा होगा फिर मैं एक वीडियो इसके ऊपर और बनाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे इन 10 लेसन के वो ध्यान से स्टडी करने के बाद आप कंपोजिशन लिखने की क्षमता अपनी विकसित करेंगे और लिख पाएंगे बेहतर तरीके से। फिलहाल जो मैं ट्रांसलेशन अभी बना रहा हूँ उसका लिंक भी इसके वीडियो में डाल देता हूँ। ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन और इसीलिए मैंने आज इसको बोर्ड पर रखा, क्योंकि बोर्ड पर इसका एक्सप्लेनेशन एक चैप्टर है और ये बड़े आसानी से हो जाने वाला है। इसमें ज़्यादा लिखने मिटाने की ज़रूरत नहीं है और वो समय बचे, इसके लिए मैंने पूर्व तैयारी यहाँ करके रखा हुआ है। तो चलिए हम देरी न करते हुए जानते हैं इन्फिनिटिव कर्ता होता क्या है। अब जैसे आप देखिए लेसन 6 इन्फिनिटिव कर्ता वाला होना बोधक, ये होना बोधक वाक्य का 6ठा प्रकार है। हम जानेंगे इन्फिनिटिव कर्ता समझने से पहले कि मूल क्रिया क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है। मूल क्रिया पर मैंने पूरा डिटेल्स में बताया हुआ लेसन 1 में। मूल क्रिया देखिए यहाँ लिखा हुआ है खाना, पीना, गाना आदि ना सहित क्रिया के मूल रूप को मूल क्रिया कहते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ लिखा खाना, तो इसके अंत में ना है, पीना यहाँ भी ना है, गाना यहाँ भी ना है। इस तरीके से और भी न जाने कितने क्रिया हम बनाएंगे, जैसे दौड़ना, सोना, जागना, हंसना, खेलना, कूदना, उठना, बैठना। दरअसल में क्रिया अपने मूल स्वरूप में इसी रूप में होता है, इसीलिए इसको मूल क्रिया कहा जाता है। और जब तक क्रिया ये ना वाले स्वरूप में होता है तब तक वह संज्ञा के तुल्य माना जाता है। ये मूल क्रिया है, इससे क्रिया की उत्पत्ति होती है, इसी से क्रिया की उत्पत्ति होती है। तो क्रिया अपने मूल स्वरूप में जब रहे, ये क्रिया है नहीं, मूल क्रिया है, इससे क्रिया की उत्पत्ति होती है। कैसे?
तो जब काम की क्रिया बनने लगती है तो उसमें से ना हट जाता है, और इस ना के हटने से जो जगह खाली होती है उसको मूल क्रिया में ना की जगह कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल ये गाना है, इसमें से मैं ना को अगर हटा दूं तो ये जगह खाली हो गया, और किसका हटा? ना हटा तो उसी का जगह खाली हुआ ना। इस ना की जगह मैं ता, ते, ती, रहा, रहे, रही, चुका, लिया, दिया, गया इत्यादि में से कुछ भी अगर हम वहां जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा? अपूर्ण कार्यकारी क्रिया है, इनकम्प्लीट फाइनाइट वर्ब, और वही असल में क्रिया है, वही वाक्य में प्रयोग किया जाता है। जैसे गाना में से मैं यहां पर ना हटा के ता लगा दिया तो क्या बन गया? गाता। अब क्रिया में इसका प्रयोग कैसे होता है? वह गाता है, हम ऐसे लिखते हैं, वह गाता है, चाहे गा रहा है, मतलब ना हटाना पड़ेगा तभी जाकर के वो क्रिया बन। ना हटा दिए तो केवल गा बचा, हम वाक्य वह गीत गा रहा है, तो गा जो हुआ, अब गा रहा, रहा किसकी जगह पर आया? ना की जगह पर रहा आ गया। उसी तरीके से गाता है, हम कहते हैं गाती है, गाते हैं, गा रहा है, गा लिया है, गा चुका है। तो ये सब जो होता है इसी को इनकम्प्लीट फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, और यही असल में क्रिया है। तो हम जब ये प्रयोग करते हैं तो मैंने बताने के लिए आपको कहा कि ये मूल क्रिया समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको परेशानी हो जाती। अब हम इसको फिर से बना देते हैं यहाँ पर ना जोड़ के मूल क्रिया। तो खाना, पीना, गाना आदि ना सहित क्रिया के मूल रूप को मूल क्रिया कहते हैं। मतलब ये हुआ कि जब भी क्रिया के अंत में ना लगा हुआ रहे तो ना सहित जब भी रहेगा, वो ना के साथ रहेगा तो वो मूल क्रिया कहलाता है। और ये मूल क्रिया ही कभी कभी वाक्य का कर्ता बन जाता है। वैसे स्थिति में जब ये मूल क्रिया वाक्य का कर्ता बन जाता है तो उसका ट्रांसलेशन हम कैसे बनाएंगे? मैं यहां पर ये सारे एग्जांपल्स उसी को लिखाऊंगा। अब जैसे देखिए, खाना, पीना, गाना आदि ना सहित क्रिया के मूल रूप को मूल क्रिया कहते हैं। और जब भी हम लिखेंगे, जैसे ये खाना अगर हमने लिखा, ये मूल क्रिया है, तो अंग्रेजी में जब भी इसकी अंग्रेजी बनाएंगे तो इसकी अंग्रेजी दरअसल में होती क्या है? टू ईट, यानी 2+V1 ये जो होता है यही होता है मूल क्रिया की अंग्रेजी। 2+V1 यानी वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म और उसके पहले हम प्रीपोजिशन टू लगाएं तब जाके वो मूल क्रिया की अंग्रेजी बनती है। और मूल क्रिया को संज्ञा के बराबर माना जाता है, संज्ञा तुल्य माना जाता है, यानी नाउन इक्विवेलेंट। तो ये 2+V1 जो हुआ टू ईट, ये भी नाउन इक्विवेलेंट हुआ। और कभी भी खाना का अंग्रेजी ईट नहीं लिखेंगे, जब भी लिखें, जब अगर ना लगा हुआ तो टू लगाएंगे ही लगाएंगे। अगर हिंदी में मूल क्रिया में ना सहित क्रिया के मूल रूप को मूल क्रिया कहते हैं, तो इधर ना है तो अंग्रेजी में वर्ब के पहले टू लगाएंगे ही लगाएंगे। उसी तरीके से पीना, तो पीना का अंग्रेजी क्या बनेगा? टू ड्रिंक, यानी इसका अंग्रेजी जो हुआ वो टू ड्रिंक हुआ। उसी तरीके से गाना, तो इसका अंग्रेजी क्या होगा? टू सिंग। केवल सिंग नहीं लिखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। टू सिंग, तो ये जो 2+V1 हुआ इसी को हम कहते हैं इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब हुआ 2+V1, यानी वर्ब के पहले फॉर्म के पहले यदि हम टू लगा दें तो वो इन्फिनिटिव बन जाता है, उसी को हम इन्फिनिटिव कहते हैं। अब जब हम आगे वर्ब चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें हम काफ़ी डिटेल्स में आपको बताएंगे कि इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है। वर्ब के दो रूप होते हैं या दो काइंड कह लीजिए, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट 4 प्रकार के होते हैं, इन्फिनिटिव है, जिरंड है, पार्टिसिपल है। इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आता है, तो ये दोनों मिला दे तो 4 रूप हो जाता है। तो उसमें पहला इन्फिनिटिव है, वो वही इन्फिनिटिव है। अब जैसे देखिए, दौड़ना अच्छा है, तो यहां दौड़ना में अंत में क्या लगा हुआ? ना, तो ना सहित क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? मूल क्रिया कहते हैं। यही तो बात हो गई कि यह मूल क्रिया ही यहां पर वाक्य का कर्ता बना हुआ है। कर्ता का मतलब क्या होता है आप ये भी जान लीजिए। कर्ता
इसको हम अंग्रेजी में दो टर्म इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। पहला है सब्जेक्ट और दूसरा है, इसी के लिए टर्म आता है डूअर। ये डूअर कहां से बना? अब देखिए, डू का मतलब होता है करना। डू एक्चुअल में डू नहीं है, ये टू डू होगा। टू डू मतलब करना, और करने वाले को डूअर कहते हैं, ठीक है। तो अब करने, यहां करने का सेंस है क्या, आप ये भी जान लीजिए कि करने का सेंस यहां क्या है। तो जाहिर है कि हम जब वाक्य की चर्चा करते हैं, और मैंने ग्रामर के लेसन में ये पढ़ाया है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। व्हाट इज सब्जेक्ट? तो दैट अबाउट विच समथिंग इज सेड इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। जिसके विषय में, तो वाक्य में हम किसी न किसी के बारे में तो कुछ बात करते ही हैं, हाँ या ना? बिल्कुल करते हैं। तो यहां हम कह रहे हैं दौड़ना अच्छा है। अब सवाल करते हैं क्रिया को लेकर के कि क्या अच्छा है। पता चला दौड़ना अच्छा है, मतलब हमारी बात हो रही है इस दौड़ना के बारे में। और ना सहित क्रिया के मूल रूप को हम क्या बोलते हैं? मूल क्रिया कहते हैं। तो इसकी अंग्रेजी जब भी हम बनाएंगे तो 2 + V1 से। अब इसकी अंग्रेजी देखिए कैसे बनती है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का दो अर्थ मैंने बताया, एक जिसके विषय में बात किया जाए, दूसरा वाक्य में जो काम करने वाला होता है, यानी क्रिया जो संपादित करता है, उसको हम कर्ता कहते हैं, और उसी के लिए डूअर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो आप कर्ता अच्छी तरीके से समझ गए, और कर्ता जब समझ गए तो अब इन वाक्यों का ट्रांसलेशन कितना आसानी से बन जाएगा, ये देखिए। दौड़ना अच्छा है, अब यहां मूल क्रिया ही वाक्य का कर्ता है। हम सवाल करते हैं दौड़ना की जगह क्या लगा देंगे? क्या अच्छा है? इसका उत्तर मिला दौड़ना। दौड़ना अच्छा नहीं है, क्या अच्छा नहीं है? दौड़ना अच्छा नहीं, यानी चर्चा इस दौड़ने को लेकर के हो रही है, इसलिए यही इस वाक्य का कर्ता हुआ। तो इसीलिए जब मूल क्रिया वाक्य का, ये धातु रूप भी कहते हैं, क्योंकि धातु रूप वो कहते हैं जिससे क्रिया का निर्माण होता है। तो ये मूल क्रिया जब कर्ता बन जाए तो उसका अंग्रेजी हम लोग 2 + V1 से बनाते हैं। अब देखिए, वाक्यों का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने के लिए मैंने यहां स्ट्रक्चर दिया हुआ है। एफर्मेटिव वाक्य के 6 रूप होते हैं, एफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव क्या वाला और इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या वाला। दरअसल रूप तो 4 ही होते हैं, पर इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव के 2-2 अल्टरनेट हो जाते हैं, एक क्या वाला और एक आईपीए वाला। मैंने क्या और आईपीए क्या है इसका भी पूरा डिटेल जिक्र लेसन 1 में किया हुआ है। क्या का मतलब ये हुआ, वैसा प्रश्नात्मक या प्रश्नात्मक नकारात्मक वाक्य जो क्या से शुरू होता है और जिसका पहला शब्द क्या होगा। दूसरा पहचान है कि इसका उत्तर केवल 2 शब्द हाँ या ना में मिल जाता है, इसको अंग्रेजी में हम येस नो क्वेश्चन कहते हैं। और आईपीए वाला इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव का मतलब हुआ निगेटिव का, आईपीए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ये सारे एक्सरसाइज जब हो जाएंगे तो लास्ट में मैं आईपीए का लिस्ट भी डाल दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख लेंगे। दरअसल ये क्या है कि आईपीए यानी इसमें क्या की अंग्रेजी हमको पहले लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्या का अंग्रेजी केवल वर्ब पहले कर देते हैं, उसी से क्या का भी ट्रांसलेशन हो जाता है। लेकिन आईपीए वाले में पहले आईपीए यानी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव या इंट्रोगेटिव एडवर्ब जो भी कोई एक रहेगा उसका ट्रांसलेशन हमें पहले बनाना पड़ेगा, यानी उसकी अंग्रेजी हमें पहले लिखनी पड़ेगी। तो सेंटेंस अगर एफर्मेटिव है, जैसे दौड़ना अच्छा है, या एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? चार्ट देखिए आपके सामने दिया हुआ है। सबसे पहले सब्जेक्ट, तब वर्ब और तब रिमेनिंग मैटर यानी बाकी बात। तो आप देखिए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अब मैं इसको समझाता हूं आपको। ये बार बार मैं लिखता हूं ताकि आपको याद करने में सुविधा हो। ये याद रहेगा तो ट्रांसलेशन पहचानने और उसको अरेंज करने में कभी भी गड़बड़ी नहीं होगी। बच्चे कहां गड़बड़ करते हैं? इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव, खासतौर से आईपीए वाले में बच्चे गड़बड़ कर लेते हैं। वो वाला तो फिर भी हो जाता है, आईपीए वाले में गड़बड़ कर लेते हैं। वो गड़बड़ी मैं यहां बताऊंगा कि क्या गड़बड़ी होती है। आप देखिए, दौड़ना अच्छा है, हम ट्रांसलेशन बनाएंगे टू रन। दौड़ना का अंग्रेजी हो गया, ना सहित क्रिया के मूल रूप को मूल क्रिया कहते हैं और इसका अंग्रेजी होगा टू रन। अब इसके साथ वर्ब लगेगा इज और ट्रांसलेशन बन जाएगा, रिमेनिंग मैटर लगा देंगे गुड। टू रन इज गुड, सब्जेक्ट वर्ब रिमेनिंग मैटर। दूसरा है नेगेटिव,
दौड़ना अच्छा नहीं है। अब देखिए नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, पहले सब्जेक्ट, तब वर्ब, तब नॉट नो और तब रिमेनिंग मैटर। तो हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, टू रन इज नॉट गुड, टू रन इज नॉट गुड, ये बन गया। अब देखिए क्या वाला इंट्रोगेटिव है, क्या वाला जब इंट्रोगेटिव होता है तो इसका पहचान क्या है कि ये जब ही शुरू होगा तो क्या से होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि वर्ब पहले लिखते हैं और सब्जेक्ट बाद में, और उतना ही से इसका इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बन जाता है। यानी हम ये वर्ब जो है इसको पहले लाएंगे, तो वर्ब क्या हो जाएगा, पहले इज और तब सब्जेक्ट आ जाएगा टू रन, इज टू रन, और रिमेनिंग मैटर क्या हो जाएगा, गुड, इज टू रन गुड। क्या दौड़ना अच्छा है, क्या दौड़ना अच्छा नहीं है, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। फिर पहले वर्ब की अंग्रेजी लिखेंगे, इज टू रन नॉट गुड। इसके बाद क्यों दौड़ना अच्छा है, ये आईपीए वाला आ गया। तो आईपीए वाले में हम क्या करते हैं, पहले प्रश्न शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, और वही स्ट्रक्चर मैंने यहां पर दिया है कि पहले आईपीए की अंग्रेजी यानी प्रश्न शब्द, तब वर्ब, तब सब्जेक्ट, तब रिमेनिंग मैटर। बच्चे क्या करते हैं, आईपीए के बाद सब्जेक्ट और बाद में वर्ब कर देते हैं, बस यही गलत। केवल वाई लिखने से क्वेश्चन नहीं बनता है, आपको हमेशा वर्ब को सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब जो होगा उसको सब्जेक्ट के पहले रखना ही होगा। तो ये हो गया वाई। अब वर्ब की अंग्रेजी आ गई इज, सब्जेक्ट हो गया टू रन, और रिमेनिंग मैटर हो गया गुड। वाई इज टू रन गुड, ये इसका ट्रांसलेशन बन गया। और क्यों दौड़ना अच्छा नहीं है, फिर से वाई इज टू रन नॉट गुड, ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। अब मैं आपको यहां पर दिखा दूं कि ये एक तरीका हो गया इसका बनाने का, ऐसे बनता है। लेकिन ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन एक और तरीके से भी बनता है, और वो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। मैंने पिछले लेसन में पढ़ाया हुआ है प्रिपरेटरी इट, इट वाला होना बोधक। ये इट से भी इसका ट्रांसलेशन बनता है, यानी इन्फिनिटिव को कर्ता की जगह रख करके हम बनाए हैं, इस कर्ता की जगह हम इट लगा करके भी बना सकते हैं। दूसरा तरीका भी जानना बेहद जरूरी है। और देखिए ये ट्रांसलेशन जैसे जैसे हम सीरीज में आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये लेसन हमारा कितना इंटरेस्टिंग बनता चला जा रहा है। अब आगे देखिए, मैं इसका ट्रांसलेशन एक और तरीके से बनाता हूं, इट लगा करके, इट इज गुड टू रन। जब इट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इन्फिनिटिव कर्ता सेंटेंस के लास्ट में चला जाएगा। इट सब्जेक्ट हो गया, इट इज गुड टू रन, ये हमारा ट्रांसलेशन बन गया। यानी दौड़ना अच्छा है का ट्रांसलेशन दो तरीके से बनेगा। पहला हुआ टू रन इज गुड, और दूसरा हुआ इट इज गुड टू रन। उसी तरीके से देखिए, दौड़ना अच्छा नहीं है तो पहला मेथड हुआ हमारा टू रन इज नॉट गुड। इसका दूसरा मेथड क्या होगा, इट से जब बनाएंगे, इट इज नॉट गुड टू रन। ये हमारा दूसरा तरीका हो गया बनाने का। अब देखिए, क्या दौड़ना अच्छा है, तो पहला मेथड क्या हुआ, इज टू रन गुड। दूसरा तरीका हम जब इट से बनाएंगे, बस कुछ नहीं करना है, इस इज को पहले कर दीजिए और इट को बाद में कर दीजिए, यानी इज इट गुड टू रन। दो तरीका आपने देख लिया, कितना आसान है बनाना। आगे देखिए, क्या दौड़ना अच्छा नहीं है, पहले हमने बनाया था इज टू रन नॉट गुड, लेकिन जब इट लगा करके बनाएंगे तो देखिए कैसे बनेगा, इज इट नॉट गुड टू रन, इज इट नॉट गुड टू रन। आगे देखिए, क्यों दौड़ना अच्छा है, हमने ट्रांसलेशन बनाया, वाई इज टू रन गुड।
जब इट लगा के बनाएंगे तो क्या बनेगा, पहले IPA तब वर्ब, वाई इज, अब सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की जगह हमने इट लगा दिया, वाई इज इट गुड टू रन, ये हमारा ट्रांसलेशन बन गया। आगे देखिए, क्यों दौड़ना अच्छा नहीं है, वाई इज टू रन नॉट गुड। ये पहला तरीका हुआ। जब इट लगा के बनाएंगे तो ट्रांसलेशन क्या बनेगा, वाई इज इट नॉट गुड टू रन, और ये हमारा ट्रांसलेशन बन गया। यानी एक वाक्य का दो तरीके से ट्रांसलेशन बन गया, और ये हुआ ट्रांसलेशन बनाने का हमारा होना बोधक वाक्य यहां पर समाप्त होता है। अब आप इस तरीके को देखिए, एक बार दो बार वीडियो देखने के बाद में मैं अभ्यास डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूंगा, आप उसको बनाइए, अभ्यास कीजिए और ट्रांसलेशन पर मास्टरी कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट हमेशा याद रखिए, केवल सुनने से नहीं होगा। मैं जो प्रैक्टिस मटेरियल लिंक में डाल रहा हूं डिस्क्रिप्शन के लिंक में, आप उसको जब बनाएंगे तब उस पर मास्टरी होगी आपको।